स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार, इलेक्ट्रिकल लेक्चरर। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है रेक्टिफायर सर्किट। CS204 सब्जेक्ट का है। तो इसमें देखना है अपन को कि रेक्टिफायर सर्किट कौन कौन से हैं। अपने सिलेबस में 3 तरह के रेक्टिफायर सर्किट हैं, हाफ वेव, फुल वेव। फुल वेव के अंदर 2 पार्ट हैं, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के थ्रू और फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या काम में आता है, रेक्टिफायर करता क्या है। रेक्टिफायर क्या करता है, अपने घर में एसी सप्लाई आती है, ठीक है। एसी को अपन मान लो डीसी में बदल रहे हैं, तो डीसी जो होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, वो फ्लक्चुएटिंग डीसी होती है, एक चीज़। और एसी में जो को डीसी में जो बदलने का काम करता है वो करता है रेक्टिफायर। यदि मैं कहूँ इन्वर्टर का रिवर्स, तो वो होगा रेक्टिफायर। जैसे कि अपने घर में इन्वर्टर लगा होता है, वो क्या करता है, डीसी को एसी में बदलता है, और बैटरी में स्टोर करने के लिए एसी को डीसी में भी बदलता है। तो जब वो एसी को डीसी में बदलता है तो वो वहाँ पे रेक्टिफायर की तरह काम में आता है। तो ये एक पूरा सर्किट है एसी को प्योर डीसी में बदलने का, जहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफार्मर के थ्रू अपन वोल्टेज को डाउन करते हैं। मान लो कि N1/N2 रेशियो के थ्रू यदि इनपुट वोल्टेज ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर की सोर्स वोल्टेज उसको डाउन कर लेंगे, और उसके बाद में रेक्टिफायर लगाएंगे। तो रेक्टिफायर के बाद में क्या होगा, एसी से डीसी में तो बदल जाएगी, लेकिन वो प्योर डीसी नहीं रहेगी, वो होगा पल्सेटिंग डीसी। तो उस पल्सेटिंग डीसी में से पल्स को हटाने के लिए, या उसको रिपल भी कहें तो रिपल को हटाने के लिए अपन फ़िल्टर यूज करते हैं। फ़िल्टर यूज करने के बाद में वहाँ पे प्योर डीसी बन जाती है। अब मान लो एसी सप्लाई में कुछ अप डाउन आ रहा है, तो उसको फिक्स रखने के लिए कि आउटपुट में उसका कोई इफेक्ट दिखाई न दे, इसके लिए अपन रेगुलेटर यूज करते हैं। और जैसे कि मैंने जेनर डायोड में बताया था कि रेगुलेटर के रूप में जेनर डायोड यूज होता है। और इसके बाद में जो अपन को मिलेगी प्योर डीसी मिलेगी। अब अपन ये एक एक करके देखेंगे कि सबसे पहले रेक्टिफायर क्या कैसे करता है सोल्व। रेक्टिफायर में सबसे पहले देख रहे हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर कंपोनेंट कौन से, सोर्स वोल्टेज मतलब सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर, एक डायोड लगा रहेगा इसके अंदर, और ये अपना लोड रेजिस्टेंस है। ये है हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। अब अपन को देखना है कि यदि सोर्स साइड की जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके की है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है, तो डीसी साइड की जो वेव फॉर्म है वो किस तरीके की आएगी। एसी साइड के में क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों तरह के वोल्टेज होते हैं, लेकिन जो डीसी साइड होगा उसमें सिर्फ एक इस टाइप का होगा, या तो प्लस होगा या वो माइनस होगा। तो वो अपन को अब देखना है, इसकी वेव फॉर्म के थ्रू अपन देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसकी वेव फॉर्म है। इसके वेव फॉर्म में देखना कि ये VS जो ये पूरी वेव फॉर्म है ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, वो कौन सी है, एसी वेव फॉर्म है, ठीक है, मतलब सोर्स साइड की वेव फॉर्म है। और जो ये V आउटपुट जिस पे लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0 है और बाकी पे सेम VS की तरह आ रहा है, वो क्या है, आउटपुट है। और इसमें भी यहाँ पे इस तरीके से कम ज़्यादा, यानी कि वोल्टेज जो है साइनसोइडली चेंज हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, पल्सेटिंग डीसी, यानी कि रेक्टिफायर के बीच के बाद का आउटपुट है। अब यदि इस कंपोनेंट को, जो V आउटपुट कंपोनेंट है, उसको अपन 2 पार्ट में बदलना चाहें कि इसका डीसी कंपोनेंट ऑफ V आउटपुट प्लस RMS वैल्यू ऑफ, यानी कि रिपल, तो ये जो वे होगा टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा वो डीसी आउटपुट प्लस रिपल वोल्टेज होगा यहाँ पे। तो अपन को हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट देखेंगे, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट है। आधे पार्ट में सोर्स वोल्टेज की तरह बिहेव करेगा और आधे पार्ट में ये 0 वोल्टेज देगा, इस वजह से इसको कहते हैं अपन हाफ वेव रेक्टिफायर। अभी इस हाफ वेव रेक्टिफायर जो पल्सेटिंग है, ये हाफ वेव जो डीसी आउटपुट, इसको कम करने के लिए अपन फिल्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक कैपेसिटर फिल्टर यूज किया है। कैपेसिटर फिल्टर की वजह से क्या होगा, ये पल्सेटिंग जो डीसी है वो कम हो जाएगा। ये कैसे कम हो जाएगा, डायोड अपन को पता है कि कब फॉरवर्ड बायस होता है। डायोड फॉरवर्ड बायस होता है जब पी साइड में पॉजिटिव वोल्टेज हो और एन साइड में उससे कम वोल्टेज हो, यानी कि डायोड के अक्रॉस यदि पॉजिटिव वोल्टेज रहेगा तभी वो फॉरवर्ड बायस में होगा, तभी उसके थ्रू कंडक्शन होगा।
अब जब सोर्स साइड जब डायोड कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन में होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा। और कैपेसिटर कहाँ तक चार्ज हो जाएगा, पीक वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद में जब वोल्टेज कम होगा पीक वोल्टेज से, तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो इसकी वेवफॉर्म जो है, जब कैपेसिटर अपन लगा देंगे तो इसकी वेवफॉर्म क्या है, कुछ इस तरीके से इसकी वेवफॉर्म आएगी। ये जो जो डॉट 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 में है, ये कौन सा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है विदाउट कैपेसिटर फिल्टर। लेकिन जब अपन ने फिल्टर लगाया है तो जो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं, जो रेड के अलावा जो लाइन है वो दिखा रही है फिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये फिल्टर्ड आउटपुट वोल्टेज है, दो कैपेसिटर के साथ में अलग अलग C1 और C2 के वैल्यू के साथ में दिखाई है। यदि कैपेसिटर की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा DC आएगा, प्योर DC आएगा। और जितना कम होगा उतना ही डिस्चार्जिंग ज़्यादा नीचे तक हो जाएगा, तो उसमें उतने ही पल्सेटिंग कंपोनेंट ज़्यादा। तो दो कैपेसिटर के साथ में यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब इस में जो आप यदि देखना चाहें रिपल फैक्टर देखें अपन, तो रिपल फैक्टर क्या होता है, जो अपने पास में आउटपुट आ रहा है उसका रिपल की RMS वैल्यू अपॉन उसका DC कंपोनेंट। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो चीज़ है अपन को DC में चाहिए, तो उस DC प्योर DC ना के इसके साथ में वहाँ पे रिपल भी है, तो कितना वो जो है DC में चेंज हुआ है उसको इससे अपन पता कर सकते हैं कि उसमें कितना रिपल बचा हुआ है अभी भी DC के कंपैरिजन में। तो जो रिपल RMS वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल RMS वैल्यू और माइनस DC का स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर। IRMS अपन IM/2 निकल जाए आता है, और IDC इक्वल टू होता है IM/पाई। तो इससे रिपल फैक्टर जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/√2√3 FRLC, ये अपना रिपल फैक्टर आएगा। ये हो गया अपना कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब अपन देखते हैं दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो तरह के रेक्टिफायर हैं, सेंटर टेप और फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप रेक्टिफायर में क्या है, सेंटर टेप में जो ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी है उसको एक तरीके से दो पार्ट में बदला जाएगा, यानी कि उसका जो लोड है वो इसके मिडिल पॉइंट के साथ में कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर की मिडिल है उसमें टेपिंग की हुई है, और यहाँ पे एक फ़िल्टर भी मैंने साथ में दिखाया और रेजिस्टेंस लोड भी है। यदि अपन विदाउट फिल्टर देखेंगे पहले और फिर रेजिस्टेंस के साथ में देखेंगे कि क्या आता आउटपुट। और यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर है तो यहाँ पे दो डायोड चाहिए, क्योंकि एक डायोड के साथ में सिर्फ पॉजिटिव के साथ ही वो पॉजिटिव सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव पार्ट के लिए ही वो डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होता है, और नेगेटिव के लिए रिवर्स बायस हो जाता है। अब दो डायोड हैं तो पॉजिटिव के लिए एक डायोड रिवर्स फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और दूसरा डायोड जब नेगेटिव पल्स आएगी तब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो पहले जो पॉजिटिव वोल्टेज आएगा उसके लिए डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और जब नेगेटिव वोल्टेज आएगी तब डायोड D1 रिवर्स बायस और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और यदि अपन इसका प्रोसेस देखेंगे तो दोनों ही केस में जो करंट है रजिस्टर के अंदर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगी, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो सेम डायरेक्शन में आएगा, प्लस माइनस ये आउटपुट आएगा। इसलिए दोनों टाइम पे इस बार आउटपुट मिलेगा। पिछली बार जब यहाँ पे था तब अपन को 0 वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन इस बार जो है जो नेगेटिव पोर्शन है सोर्स वोल्टेज का वो ऊपर की तरफ चला गया और पॉजिटिव मिल गया है। तो ये आएगा विदाउट फिल्टर, आउटपुट वेवफॉर्म विदाउट कैपेसिटर फिल्टर। लेकिन जब अपन कैपेसिटर लगा देंगे तो वही चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा, और वोल्टेज जो है इतना डाउन न जाके कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो अपन को आउटपुट में मिलेगा। और कैपेसिटर इतना फास्टली डिस्चार्ज नहीं होगा, उसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलती रहेगी लेकिन डिस्चार्ज नहीं होगा, तो लगभग अपन को कॉन्स्टेंट टाइप का वोल्टेज मिलेगा, थोड़ा बहुत पल्स मिलेगा जो कि रेगुलेटर के थ्रू ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये फ़ायदा है फिल्टर का। और फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप के थ्रू इस तरीके से अपन को जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पल्स के टाइम पे अपन को आउटपुट मिलेगा। इसका नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफायर का ही एक तरीका और है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ पे अपन डायोड का एक ब्रिज बनाएंगे, 4 डायोड लगे हुए हैं और आउटपुट में अपन ने वही लोड रेजिस्टेंस R लगाया है। इस बार क्या होगा, 2 डायोड एक साथ फॉरवर्ड बायस होंगे और 2 डायोड एक साथ रिवर्स बायस होंगे। तो फर्स्ट टाइम में होंगे D1 और D2 फॉरवर्ड बायस होंगे, और D3, और जब D1 और D2 रिवर्स बायस होंगे तब D3 और D4 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। तो दोनों पल्स के टाइम पे अपन को आउटपुट मिलेगा, पॉजिटिव के टाइम पे भी आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव के टाइम पे भी आउटपुट मिलेगा।
तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये डायोड D1 और D2 तब आ रहा है, तब ये आउटपुट है। ये सोर्स वोल्टेज है अपना, सोर्स वोल्टेज है, सोर्स का नेगेटिव ऊपर की तरफ चला गया है, और जब दूसरा नेगेटिव पल्स है तब डायोड D3 और D4 अपन को मिल रहा है। तो ये टोटल वी लोड वोल्टेज आ गया है किसके साथ, लोड के एक्रॉस में। और रेजिस्टेंस है तो वी लोड बाई आर जो होगा वो क्या होगी, आउटपुट की करंट होगी। तो आउटपुट की करंट जो है वो थोड़ा उसी शेप की होगी, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगी यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो। और यदि इनका डीसी कंपोनेंट, क्योंकि अब इसके अंदर एसी कंपोनेंट प्लस डीसी कंपोनेंट दोनों हैं। एसी कंपोनेंट इसलिए है कि इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, डीसी कंपोनेंट यदि होता तो प्योर कांस्टेंट होती, जैसे कि इस तरीके से डॉट के थ्रू दर्शाई गई है। तो ये जो पल्सेटिंग डीसी अपन को मिल रही है उसका जो प्योर डीसी रूप होगा वो लगभग यहाँ तक वैल्यू मिलेगी अपन यदि वही रिपल आरएमएस के फॉर्मूले के थ्रू अपन निकालेंगे तो। ये नीचे दिया हुआ रिपल फैक्टर जैसे कि पिछली बार निकाला था, रिपल फैक्टर वी आर आर एम एस अपॉन वी डी सी। वी आर आर एम एस निकालने का तरीका वही है, और यहाँ पे जो रिपल फैक्टर होगा उससे 1/2 होगा, मतलब 1/4√3 एफ आर एल सी, वहाँ पे 1/2√3 एफ आर एल सी था। तो यहाँ पे ये रिपल फैक्टर इस तरीके से कम आएगा फुल वेव रेक्टिफायर का, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव पल्स है उस टाइम पे भी अपन को वोल्टेज मिल रहा है। तो ये था अपना फिल्टर और रेक्टिफायर, जो तीनों तरह के अपने फिल्टर हो चुके हैं और उनके रेक्टिफायर हो चुके हैं। थैंक यू।